If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे जो कि एकदम न्यू है आप लोगों के लिए। इससे पहले जो हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट पढ़े हैं ना, उसमें ना रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। मिरर के बारे में हम पढ़े थे, वहाँ पर स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़े थे, रे डायग्राम पढ़े थे, बहुत कुछ हम लोग वहाँ पर कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि एकदम न्यू होगा मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। ओके, अच्छा बच्चों, आप लोग साइड में देखते होगे ना, ये हम लोग यहाँ पर कुछ मैथ्स का कुछ सॉल्व किए हैं, बहुत सारा है। अगर मैं आगे बढ़ाऊंगी ना तो आप लोग देखो ये ऐसा है, ठीक है। ये एक्चुअली मैथ्स मास्टरी में, जब मैं मैथ्स मास्टरी तो आपको पता ही होगा, है ना, एक स्पेशल कोर्स है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए, आप सबके लिए जो अभी ये वीडियो को देख रहे हो। बच्चों क्लास 8 के लिए बहुत ही स्पेशल एक कोर्स है जिसमें आपके कंटेंट्स में जो जो चैप्टर्स आपको दिखेंगे ना, वो आपको वीडियोस यहाँ पर जैसे कि मैथ्स मास्टरी में अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, लेसन्स दिया जा रहा है उस चैप्टर के ऊपर। हाँ, एक साथ सारे चैप्टर्स नहीं है, बट बच्चों के डिमांड के हिसाब से मैं पहले वही चैप्टर्स बना के वीडियो अपलोड करती हूँ जो बच्चे मुझसे चाहते हैं। बच्चे लोगों का मैथ्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, मुझसे डाउट्स वो लोग क्लियर करते हैं। अब आप लोग बोलोगे, सोचोगे कहाँ डाउट्स क्लियर होता है, तो बच्चों एक फेसबुक में हम लोगों ने ग्रुप बनाया है जहाँ पर सिर्फ वही बच्चों को एक्सेस मिला है जो इस कोर्स को परचेज किए हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आप भी एनरोल करना चाहते हो, आप भी अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो आप लोग भी एनरोल कर सकते हो थ्रू द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो बच्चों लाइट अलग अलग फिनोमिनन शो करता है, ठीक है। हम लोग इससे पहले पार्ट्स में पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, जहाँ पर लाइट मिरर को जाके टच कर रहा था, टकरा रहा था, तो वो उस टकरा के रिटर्न बैक हो जा रहा था, ठीक है ना, रिटर्न आ जा रहा था। वो तो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, उसी वजह से हम लोग को अपना इमेज देखने को मिलता है। फिर हम लोग वहाँ पर मिरर का टाइप्स पढ़े थे, जो स्पेरिकल मिरर पढ़े थे, कनकेव, कॉन्वेक्स, वर्चुअल, रियल, ये सब इमेजेस के बारे में पढ़े। यहाँ पर ना ये वर्चुअल रियल वाला कोई चीज़ नहीं है, ये रिफ्रैक्शन कुछ और होता है। जैसे कि बच्चों आप लोग स्विमिंग पूल में देखते हो, ठीक है, स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है और आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा गहरा नहीं है, ऐसा लगता है ना, ज़्यादा गहरा बिल्कुल भी नहीं है, स्विमिंग पूल शैलो ही है, ठीक है। शैलो मतलब क्या होता है, डीप का ऑपोजिट होता है शैलो, मतलब शैलो ही है। तो बच्चों लेकिन रियल में देखना वो शैलो रहता नहीं है, स्विमिंग पूल ऐसे डीप रहता है, दिखेगा आपको ऐसे कि ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन रियल में जब उतरोगे तो पता चलेगा वो गहरा है। तो वो क्यों होता है पता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। आप लोग रात को देखते हो कि आपको तारा ट्विंकल ट्विंकलिंग करके दिखता होगा, रियल में तारा थोड़ी ना ऐसे ट्विंकल ट्विंकल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, वो तो नॉर्मल अपना रहता है। वो इसलिए हम लोग को दिखता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी जो लोग फिशिंग करते हैं, जैसे कि फिशिंग रॉड का बात नहीं कर रही हूँ मैं, अब आप लोग देखना, आप लोग अगर डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी देखते होगे, मैन वर्सेस वाइल्ड, वहाँ पर वो ऐसे करके मारता है ना, अपना कोई ऐसे एक वेपन जैसा बना लेता है वो, और मछली को वो पानी में ऐसे करके उसको फेंक के मारता है। तो बच्चों आप लोग अगर पानी में खड़े हो, आप लोग नीचे मछली को देख रहे हो, तो आप लोगों को नॉर्मली दिखेगी मछली ऊपर है, लेकिन मछली ऊपर रहती नहीं है, वो नीचे रहती है। तो वो लोग जब उसको मारने के लिए वो अपना वेपन फेंकते हैं ना, तो उसी हिसाब से फेंकते हैं ताकि थोड़ा और अंदर जाए। दिखने में लगता है कि हाँ वो ऊपर ऊपर में है फिश, बट रियल में वो थोड़ी और नीचे रहती है। तो हम लोग को जो नकली टाइप दिखता है ना, ये सब होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का एक फिनोमिनन है जिसमें रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मतलब यहाँ पर एक से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, या फिर एक से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है। दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट जैसे कि वाटर ट्रांसपेरेंट है। अभी जो एयर है, अभी आप लोगों को ये बीच में दिख रहा है ना, ये एयर है बच्चों। चलो एयर तो हम देख नहीं पाते, लेकिन ये बीच में एयर ही है। आप लोगों को पता है कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, और एयर ट्रांसपेरेंट होता है तभी तो हम लोग हर चीज़ें देख पाते हैं। अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो हम लोग कैसे देख पाते, अपने सामने वाला चीज़ को नहीं देख पाते, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये एक फिनोमिनन है जहाँ पर मतलब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और दोनों मीडियम अलग अलग होने चाहिए। अगर एक हवा है तो दूसरा वाटर हो जाए, अगर एक वाटर है तो दूसरा हवा, लाइक अगर एक ग्लास है, कांच है, तो दूसरा
एयर हो गया, मतलब ऐसे अलग अलग मीडियम होने चाहिए, समझ में। और दोनों ट्रांसपेरेंट, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, हवा भी ट्रांसपेरेंट है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है। तो दो जो मीडियम यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दोनों डिफरेंट होना चाहिए, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। जब ऐसे रोशनी लाइट ट्रैवल करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो अपना रास्ता को चेंज कर लेता है, फिर वो क्रॉस करता है। अब जैसे आप लोग ये समझने का कोशिश करो, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और दोनों का डेंसिटी अलग है, तभी तो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। सपोज ये एयर है, सपोज ये एयर है और ये वाटर है, तो डेंसिटी जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, दोनों मीडियम का डेंसिटी अलग अलग हो, दैट मीन्स घनापन, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कि बच्चों डायमंड बहुत ज़्यादा डेंस होता है, मतलब डायमंड के मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है डायमंड का, पानी का भी डेंसिटी होता है, हवा थोड़ा सा कम होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है अलग अलग डेंसिटी के, ऑब्वियसली एयर वाटर लिए तो अलग अलग ही डेंसिटी होगा दोनों का। और बीच में ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, मतलब ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, ये बाउंड्री है, यहाँ तक एयर है, फिर ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, इसके बाद में ये वाटर है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है, तो वो अपने ओरिजिनल रास्ते से वो बेंड होके वो जाता है। जैसे कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा था, तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे वो रे होता है जो कि आके स्ट्राइक करता है। और आप लोगों को ये बीच में लाइन ऐसे दिख रहा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हम बनाते हैं, ये है नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो रे ऑफ लाइट आता है ना, तो रे ऑफ लाइट यहीं टकराता है, ठीक है। ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है और ये नॉर्मल है, तो वो इस पॉइंट में टकराएगा। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आके यहाँ टकराया, तो ये एक मीडियम है, ये पहला मीडियम है। जब ये पहला मीडियम से वो जा क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ से वो आ रहा है और वो यहाँ टकराया, अब यहाँ के बाद उस दूसरा मीडियम में एंटर कर रहा है कि नहीं बच्चों, एंटर तो करेगा, वाटर में एंटर करेगा। तो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो आ रहा है। अब यहाँ पर वो देखता है कि अरे ये मेरा मीडियम पहले का अलग था, अब मैं अंदर जा रहा हूँ तो ये मुझे अलग टाइप का मीडियम दिख रहा है, इसका डेंसिटी थोड़ा अलग है, वाटर में वो घुस रहा है। तो बच्चों अभी क्या होगा ना, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज वो जब एंटर करता है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बैंड हो जाता है, मतलब चेंज कर लेता है अपने रास्ते को। कैसे? जैसे कि ये इंसिडेंट रे था, अब जैसे ये ऐसे आ रहा है, तो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसे ही जाए सीधा, इसको एक बार इग्नोर कर दो, ये जो मैं लाइन बनाई हूँ ना ये वाला, इसको इग्नोर कर दो। इसको देखो, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, अभी ये सोच हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या एक्सपेक्ट किए, ये ऐसे आ रहा है तो ये भी ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये अपना रास्ता को ऐसे चेंज करके थोड़ा बैंड होके जाएगा। एरो का आप लोग देखो, तो ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसी फिनोमिनन, यही बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो बेंडिंग ऑफ लाइट, कहीं कहीं पर बुक में लिखा रहता है बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन वो बहुत छोटा डेफिनेशन है। मैं यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हूँ उसके हिसाब से आप लोग पढ़ना, ठीक है। अभी ये इंसिडेंट रे हो गया, अभी यहाँ पर वो बैंड हो गए, जो रे निकल के जा रहा है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये पूरा फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं पूरा फिनोमिनन को? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्शन था, लाइट आके टकरा रहा था और वापस चला जा रहा था उसी मीडियम में, लेकिन यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। अभी व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये क्यों होता है? ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है कि लाइट अपना रास्ता को चेंज करके थोड़ा बेंड करके दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो ये होता क्यों है? तो बच्चों ये इसलिए होता है क्योंकि ना अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, इसीलिए वो क्या करता है, उस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए ना, क्योंकि उसका स्पीड कम हो जाता है तो छोटा रास्ता वो खोजता है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ से लाइट आ रहा था, जब दूसरे मीडियम में गया तो इन लोगों का स्पीड चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? इनका स्पीड थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बोलने का मतलब यही है कि ये रिफ्रैक्शन का रीज़न यही है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली तो लाइट सीधा रास्ता से जा पा रहा था, लेकिन नहीं, लाइट क्या है ना, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। यहाँ पर जब ये लाइट एयर में था तो इसका स्पीड अलग था, जैसे पानी में घुसा तो इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। समझ में आया? इसका स्पीड कम हो जाता है, तो ये अपना वो स्पीड कम हो गया, तो ये थोड़ा शॉर्टकट रास्ता खोजता है कि यार मेरा स्पीड कम हो गया लेकिन मेरे को क्रॉस करना है, तो ये लोग थोड़ा बैंड बैंड होके रास्ता चेंज करके डायरेक्शन चेंज करके जाते हैं, इसलिए ऐसे बैंड होके आगे निकल गया। तो अब क्लियर हो गए? अब बच्चों ये जो मीडियम मीडियम हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में ना आप लोग दो मीडियम का नाम सुनोगे। एक है रेयरर मीडियम, यहाँ पर ऐसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोल देते हैं, और एक होता है डेंसर मीडियम।
रेयरर एंड डेंसर आपको याद रखना है, रेयरर एंड डेंसर। रेयरर मतलब थोड़ा हल्का जिसका डेंसिटी कम होता है, और डेंसर मतलब थोड़ा घना, डेंसर मतलब थोड़ा घना। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ, अच्छा यहाँ पर लिखी हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पर लिखी हूँ मैं। अब अगर मैं रेयरर मीडियम का बात करूँगी, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का बात करूँगी, तो रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है, रेयर नहीं सॉरी रेयरर मीडियम। तो बच्चों रेयरर मीडियम हम लोग वो मीडियम को बोलेंगे जिस मीडियम में लाइट का स्पीड फास्ट होता है, मतलब लाइट एकदम फास्ट फास्ट ट्रैवल करेगा। और उसका उल्टा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पर ना, मतलब वो मीडियम इतना घना होता है कि लाइट थोड़ा धीरे हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, आप लोग एक रूम में हो, और वो रूम जैसे एक रास्ता, रास्ता एकदम खाली है, तो आप लोग वहाँ पर स्पीड स्पीड आपका गाड़ी क्रॉस हो जाएगा कि नहीं होगा, रास्ता में कोई ट्रैफिक नहीं, एकदम खाली है। तो अगर खाली है तो आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि रास्ता खाली है, डेंसिटी कम है, आप एकदम स्पीड से निकल जाओगे। लेकिन वही अगर भयंकर वाला ट्रैफिक एकदम भर भर के अगर गाड़ी उड़ी चल रहा है, और आपको जाने के लिए बिल्कुल भी अगर स्पेस नहीं मिल रहा है, तो आपका स्पीड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, और रेयरर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। तो बच्चों मैं इसको आपको ऐसे दिखा देती हूँ, वरना नहीं दिखेगा। ये आप लोग देखो, ये वाली लाइन आप लोग, आप लोग ये वाली लाइन देखो। अगर एयर एंड वाटर का मैं बात करूंगी, हवा और पानी का, तो बच्चों आपको ये चीज़ याद रखना है, एयर जो होता है ना वो रेयर मीडियम होता है, मतलब एयर का डेंसिटी उतना नहीं होता है, तो वो मतलब लाइट का स्पीड एयर में ज़्यादा रहेगा और पानी में थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगी एयर और वाटर को, तो वाटर घना रहता है, दैट मीन्स वाटर डेंसर मीडियम कहलाएगा, और एयर कहलाएगा रेयरर मीडियम। एक और चीज़, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिखी हूँ क्या, हाँ यहाँ लिखी हूँ। और यहाँ पर अगर वाटर एंड ग्लास को कंपेयर करेंगे, ग्लास मतलब कांच, मिरर नहीं, ऐना का बात नहीं हो रहा है, ग्लास आपको पता है जो आप लोग चश्मा पहनते हैं जो ग्लास लगा रहता है ना वो, ठीक है। वाटर एंड ग्लास का अगर मैं बात करूंगी तो बच्चों घना रहता है, ये ग्लास होता है डेंसर, तो ग्लास कहलाएगा डेंसर मीडियम और वाटर वहाँ कहलाएगा रेयरर मीडियम। तो दोनों में से जो घना वो डेंसर और जो नहीं है वो रेयरर मीडियम। क्लियर? और यहाँ तो डेफिनेशन है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो बच्चों याद रखना, डेंसर मीडियम में लाइट को जगह नहीं मिलता है, जितना मतलब बहुत घना रहता है मीडियम, तो लाइट धीरे धीरे क्रॉस करता है, और एयर में लाइट स्पीड स्पीड क्रॉस करता है। क्लियर? अभी लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन वैक्यूम, लाइट जो है वो वैक्यूम में बहुत स्पीड ट्रैवल करता है। वैक्यूम कहाँ होता है पता है? स्पेस में होता है। अब वैक्यूम का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर हवा भी प्रेजेंट नहीं होता है, नो एयर। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर हवा भी प्रेजेंट नहीं होता, हवा भी एब्सेंट होता है। क्लियर? तो ये स्पेस में पॉसिबल है। तो बच्चों लाइट सबसे ज़्यादा, देखो ऐसे बोलोगे तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है लाइट का ही, ठीक है। और लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे फास्टेस्ट कहाँ ट्रैवल करता है? वैक्यूम में, स्पेस में, ठीक है। जिसका स्पीड कितना है ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपको हमेशा काम आएगा, जब तक साइंस लेके पढ़ोगे तब तक काम आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 3 × 10⁸ मतलब यहाँ पर 1 के साथ 8 जीरो है, 8 जीरो, मतलब 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो सोचो कितना डिस्टेंस, तभी तो सूरज की रोशनी यहाँ पर कितना जल्दी पहुँच जाता है हमारे अर्थ में। नॉर्मली उसको 8 मिनट समथिंग लगता है। सो नॉर्मली सनलाइट को, सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट तो लग जाता है, 8 मिनट, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचो यहाँ से कितना दूर है, सन हम लोग से कितना दूर है, और जब उसका रोशनी आता है तो वो सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाता है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट समथिंग सेकेंड लगता है, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, ठीक है, वैल्यू। तो वही है, लाइट का स्पीड ही इतना ज़्यादा होता है कि 8 मिनट में सन लाइट यहाँ पहुँच जाता है। सोचो कितना करोड़, कितना भयंकर टाइप से उसका डिस्टेंस है सूरज का। समझ में आया? सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? इट इज, मतलब इन वैक्यूम 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अभी अभी ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सपोज एक रेयरर मीडियम है, एकदम हल्का फुल्का भीड़ भाड़ वाला रास्ता था, वहाँ से लाइट आया था, और वो लाइट घुसेगा भीड़ भाड़ वाला एरिया में, तो इट विल स्लो डाउन। अरे एग्जाम्पल सिर्फ मैं समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ लाइट धीरे हो जाएगा,
मतलब मैं यहाँ पर दो डेंसर मीडियम का, अगर आप दो मीडियम को अगर कंपेयर करोगे ना तो वैसे बता रही हूँ मैं आपको एग्जांपल, जो वो क्राउड से रिलेटेड बताई थी ना, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं जो बताई हूँ अब इसको समझा देती हूँ कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में घुसेगा, जैसे कि सरफेस ऑफ सेपरेशन है, ये नॉर्मल बना दे रही हूँ, ठीक है। अब ये सपोज रेयरर मीडियम है, एयर ले लो, और ये है डेंसर मीडियम, इसको ले लो वाटर। तो आपको पता है एयर रेयर होता है, रेयरर मीडियम है, और वाटर घना होता है, डेंसर मीडियम। सपोज रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ रहा है, रे ऑफ लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। क्यों स्पीड इसलिए कम होगा? क्योंकि ये डेंसर मीडियम बच्चों बहुत डेंस है, ये डेफिनेटली डेंस होगा तो लाइट को थोड़ा टाइम लगेगा आगे आगे जाने में, तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पीड डिक्रीजेस। समझ में आया? क्लियर? और अगर इसका उल्टा होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। सपोज अभी डेंसर मीडियम से लाइट जा रहा है रेयरर मीडियम की तरफ, बहुत घना वाला एरिया था, लाइट वहां से निकला और देखेगा यार रेयरर मीडियम है, तो फट से स्पीड बढ़ा लेगा। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा स्पीड। लेकिन अगर रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर बोल रहा है व्हेन लाइट एंटर्स एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम में घुसता है तो वहाँ पर वो धीरे हो जाता है। अब धीरे हो गया तो भाई उसको टाइम लगेगा ना अब निकलने के लिए, तो ये जो धीरे वो हो गया इसको कंपनसेट करने के लिए वो अपना रास्ता थोड़ा एडजस्ट करता है, इसलिए तो वो बेंड हो जाता है, इसीलिए तो वो बेंड हो जाता है। अपना ये लॉस को कंपेंसेट करने के लिए लाइट क्या करता है, अपना रास्ता को चेंज कर लेता है, सोचता है भाई कैसे मैं करके यहाँ से निकलना है, ऐसे ही मेरा स्पीड कम हो गया है। जैसे आप लोग कभी लेट हो जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, शॉर्टकट रास्ता खोजते हो ना, तो यहाँ पर वही है, इसका स्पीड कम हो गया, ठीक है, इसका स्पीड कम हो गया तो ये अपना उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए शॉर्टकट रास्ता खोजता है। इसी चक्कर में तो यहाँ पर इसका रास्ता चेंज हो जाता है, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्लियर? अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। बच्चों ये डायग्राम को देख के मैं समझा रही हूँ, आप लोग ऐसे ही समझना, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ये एक्स एक्स टेस्ट करके सरफेस ऑफ सेपरेशन दिख रहा है, इसका नाम मैं दे दी हूँ एक्स एक्स टेस्ट। ये है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ये हवा है, ये पानी है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल बना देना, बीच में डॉट डॉट लाइन। एक इंसिडेंट रे हम लोग लगा दिए यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे लग गया, इसको डायग्राम मैं बना के समझा देती हूँ, सही रहेगा। चलो आप लोग ऐसे समझो, ये नॉर्मल बन गया, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन बन गया, ये रेयरर मीडियम बन गया, और ये डेंसर मीडियम बन गया। अब आपको पता है यहाँ पर हमने इंसिडेंट रे यहाँ स्ट्राइक करवाते हैं, ये इंसिडेंट रे है, जो रोशनी जो रे ऑफ लाइट आके यहाँ पर लग रहा है, अब ये जो पॉइंट है ना इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है वो आके यहाँ नॉर्मल के यहाँ लग रहा है, सरफेस ऑफ सेपरेशन में ही लगेगा, है ना। अब यहाँ से उसको यहाँ आना है, तो द रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट में, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका इस पॉइंट को ओ दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, तो ये पूरा रे का नाम हो गया ए ओ, ठीक है। अब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो इसका स्पीड बदल जाएगा, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो उसको जाना था ऐसे सीधा निकलना था, लेकिन क्या ये निकल पाएगा? नहीं, ये अपना रास्ता को ऐसे चेंज कर लेगा। तो अभी इंसिडेंट रे जब दूसरे मीडियम में एंटर किया, ये एयर था, ये डेंसर था, ये पानी हम लोग लिए, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो अपना बेंड हो जाता है वो, तो ये जो रे यहाँ पर निकला इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसका नाम दे दो ओबी। ये हो गया एओ, ये हो गया ओबी। क्लियर? अभी अभी ध्यान से सुनना, अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों इंसिडेंट रे कौन सा है? ये है। नॉर्मल कौन सा है? ये रहा। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे, इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल आर लिखते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एंगल फाउंड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये चीज़ क्लियर हो गया? अच्छा, अभी अब क्या बचा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बता दी, सब बता दी, ठीक है। अभी इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बच्चों रिफ्रैक्शन से क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी ना, इंट्रोडक्शन में, स्टार्स ट्विंकल होते हैं, तो वो रियल में स्टार्स ऐसे ट्विंकल ट्विंकल नहीं खेलते हैं, वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। देन रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट कॉजेज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मतलब सूरज निकलने से पहले ही हम लोग को झलक दिखता है, ऐसा लगता है सूरज निकल गया है, तो वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं देखी बुक में मेंशन नहीं है और वो कोर्स में भी आपके अभी नहीं है, सिर्फ आप लोग ऐसे नाम याद रखना। देन स्विमिंग पूल फिल्ड विथ वाटर अपीयर शैलोअर, स्विमिंग पूल जो कि पानी से भरती रहता है वो हम लोग को शैलो लगता है, क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। रियल में शैलो वो नहीं रहता है, पर हम लोग को लगता है। एक और इसका फिनोमिनन है, जैसे कि आप लोग एक तो कांच का ग्लास में पेंसिल रखना और उसमें पानी भर देना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा बाहर से देखने में, या फिर एक तो कांच का ग्लास में पानी भर के उसमें कॉइन डाल देना, तो आप लोगों को कॉइन ना ऐसे ऊंचा दिखेगा, ऐसा लगेगा ऊपर ऊपर में ही कॉइन है, लेकिन रियल में कॉइन ऊपर नहीं होता, कॉइन तो नीचे ही रहता है। समझ में आया? वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब मैं ये डायग्राम कैसे बनाई है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखो, अब जैसे बच्चों ये पानी हो गया, यहाँ पर मैं एक तो पेंसिल डुबा दी हूँ, ठीक है, ये पेंसिल हो गया। अब ये वाटर है। अभी अभी मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ। अब वाटर से ये जो पेंसिल जो नीचे में है ना, इससे सपोज दो ठो रे निकल रहा है, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग ऐसे दो रे स्ट्राइक कर रहे हैं, एक ये इंसिडेंट रे, एक ये इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल बना दो, इसका ये नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बनता है। अब बच्चों यहाँ पर पानी से रे ऑफ लाइट निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? दूसरे मीडियम में, एयर में। कहाँ जा रहा है? एयर में। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है और दोनों का डेंसिटी अलग है। तो आप लोग सोचते होगे कि ये रे ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये बैंड हो जाता है। ये जो दोनों रे ऑफ लाइट ना, आपको लग रहा था ये ऐसे निकलेगा, लेकिन ये ऐसे बैंड हो जाता है। इसके लिए भी लग रहा था ये सीधा निकल जाएगा, लेकिन ये बैंड हो जाता है। क्लियर? और ये हम लोग को आंख में ऐसे करके ये रेज आते हैं। अब ये जो रेज आए हैं रिफ्रैक्टेड रेज, इसको आप लोग पीछे पीछे खींचो। देखो, ये पॉइंट में मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको पेंसिल यहाँ उठा हुआ दिखेगा। आपको ये जो पॉइंट एक्चुअल में रियल में पेंसिल नीचे है, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा। समझ में आया? तो हम लोग को ऐसा लगता है कि यार उठा है ऊपर ऊपर ही है पेंसिल, लेकिन वो नीचे में रहता है। तो बच्चों, ये भी जो फिनोमिनन है ना, जो कॉइन इमर्स्ड होता है पानी में, ये आपके बुक में एग्जाम्पल में होगा, वो हम लोग को ऐसा लगता है रेस्ड है, ऊंचा ऊंचा में उठा उठा है, लेकिन वो रियल में नहीं रहता है, ठीक है, ऊपर ऊपर वो नहीं रहता है। क्लियर? अब है बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए बच्चों देखो ये दो लॉ होता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में यही है बच्चों कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े ना, बैंड हो गया लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था, तो वहाँ पर दो बेसिक लॉ फॉलो होता है। क्या? सबसे पहला इसको भी डायग्राम से बताऊं, सही रहेगा ना? डायग्राम से बता देती हूँ। देखो, अगेन ये डायग्राम बनाते हैं, ये नॉर्मल, अच्छा ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। ये पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये नॉर्मल है, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है। इंसिडेंट रे जो पॉइंट में लग रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब रिफ्रैक्टेड रे नीचे आया, ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों यहाँ बोलने का मतलब ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही सेम प्लेन में है। जैसे एक पेपर, ये एक प्लेन है ना अपना, ये प्लेन है, ये सेम प्लेन में है पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है ये लोग, ठीक है। For a given pair of media of different densities, ratio of sine angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant. बोलने का मतलब ये है, जैसे कि आप लोग पढ़े हो ना, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। इंसिडेंस बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये रिफ्रैक्शन बनेगा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। तो बच्चों आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ोगे साइन और कॉस 10 के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ोगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो वहाँ पर ना साइन
कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सब आप लोग पढ़ोगे। तो वैसे ही यहाँ पर साइन आई ये लोगों का वैल्यू होता है। जैसे कि किसी का होता है 1/2, साइन 30, साइन 60, कॉस 60, कॉस 90, कॉस 90 का 0 होता है वैल्यू। जैसे कि अगर मैं कॉस 90 का बात करूँगी तो 0 होता है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि मैथ में आगे चल के आप लोग जो वो साइन वाला पढ़ोगे तो साइन आई मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये एंगल आप लोग पढ़े हो मैथ्स में मेजर करने का, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये जो भी आएगा। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये भी कुछ आएगा, साइन 40, साइन 20, उनका अलग कुछ वैल्यू आएगा। ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, मतलब इसका नंबर हमेशा सेम आएगा। अगर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जैसे कि यहाँ पर एयर से वाटर में जा रहा है, अलग अलग डेंसिटी है, तो इस केस में आपको साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू एक तो कांस्टेंट मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एक तो कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर? तो ये दो लॉ जो है बच्चों, ये ना एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ। अभी ना ये जो लॉ है एक्चुअली ये लॉ दिया गया था बाय स्नेलियस, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये जो लॉ था स्नेलियस करके एक साइंटिस्ट था, वो दिया था ये लॉ, तो इसलिए इस लॉ को ना हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्लियर? अभी अभी आप लोग पढ़े हो कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, मतलब वो बेंड हो जाता है अपने ओरिजिनल रास्ता से लाइट। ठीक है? सो बच्चों यहाँ पर आप अगेन ये दो चीज़ तो आपको पता चल गया ना कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब सपोज पानी से हवा की तरफ जा रहा है या हवा से पानी की तरफ जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब यहाँ पर ना वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर एक मीडियम पक्का फिक्स रहेगा वैक्यूम, और दूसरा कोई कुछ भी मीडियम हो सकता है। वैक्यूम मतलब स्पेस का बात कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं होता है। तो अभी बच्चों यहाँ पर आप एक नया टर्म पढ़ोगे जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू करके पढ़ते हैं। ये जो आप लोगों को ऐसे करके दिख रहा है ना, ये है म्यू, एम यू म्यू, इसको पढ़ना म्यू, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू, मियाओ मत पढ़ देना, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये जो टर्म है ये होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, पहले इसका मतलब समझो। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा चीज़ है जो आप लोग अभी पढ़ोगे, और यहाँ पर दो चीज़ आप लोगों को नाम देखने को मिल रहा है, एक मीडियम का और एक है वैक्यूम। इसका मतलब है कि पक्का यहाँ पर लाइट ये दो मीडियम में ही ट्रैवल कर रहा है। एक तो वैक्यूम फिक्स है, वैक्यूम मतलब स्पेस, यहाँ पर हवा नहीं होता, और दूसरा जो ये मीडियम लिखा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये एयर हो सकता है, ये पानी हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? इज, इट इज द रेशियो ऑफ, ये होता है रेशियो किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब लाइट का स्पीड वैक्यूम में, जो कि आप लोग पढ़े हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन अ गिवन मीडियम। कोई भी मीडियम दिया रहेगा वैक्यूम के साथ, कोई भी मीडियम अगर दिया है, पानी दिया है, एयर दिया है, ग्लास दिया है, उसमें स्पीड क्या होता है लाइट का, उसका वैल्यू नीचे लिखना है। उन दोनों का रेशियो को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको कैसे पढ़े हैं? देखो यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम लिखा है, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद यहाँ पर जिसका भी नाम आता है फॉर्मूला में उसका वैल्यू पहले आता है। समझ में आया? मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम। यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू के बाद वैक्यूम है ना, तो यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जो भी मीडियम होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन डेफिनेशन आप लोग ऐसे ही लिखना, और हमेशा इसका डेफिनेशन ऐसे ही होता है। हाँ, आगे चल कर आगे हायर क्लासेस में आप लोग थोड़ा डिफरेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बच्चों कोई आपको पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। और गिवन मीडियम यहाँ कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके यूनिट का, जैसे कि आप लोगों को पता है यूनिट के बारे में। जैसे अगर मैं आपको पूछूंगी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, तो आप लोग बोलोगे केजी। टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है? तो बच्चों इसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट
इन अ गिवन मीडियम, कोई भी मीडियम, ध्यान से सुनना, ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो दोनों जगह स्पीड है। स्पीड का भी कुछ यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड, नीचे भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं आएगा, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, इट हैज़ नो यूनिट, ये यूनिटलेस होता है, ऐसा कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, ऊपर नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, सो इट इज़ यूनिटलेस। तो ये होता है यूनिटलेस, ये क्या होता है? यूनिटलेस। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई, सॉरी व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 मार्क में, तो वहाँ लिखोगे नो यूनिट। फिर दूसरा थोड़ा सा 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, वाई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्यों है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, मैं यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अभी एक एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट का स्पीड दे दिया है, नहीं देता है, पता है बहुत बार क्वेश्चन में नहीं देता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वैक्यूम में स्पीड का लाइट क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना एंड इन वाटर इट इज इतना, वैक्यूम का स्पीड दे दिया है और पानी में स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है इतना, कम है ना बच्चों इसके कंपैरिजन, सबसे ज़्यादा तो लाइट वैक्यूम में ही स्पीड ट्रैवल करता है, इसलिए देखो इसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में देखोगे तो 2.25, तो कम ही हो गया, डेफिनेटली कम होगा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो पहले क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन स्पीड ऑफ लाइट पहले मेंशन कर लेना, इन वैक्यूम कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में कितना है स्पीड ऑफ लाइट? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। हम लोग को क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अभी फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ पर गिवन मीडियम क्या दे दिया है? वैक्यूम के अलावा यहाँ पर बोल रहा है वाटर, तो दूसरा जो गिवन मीडियम है वो वाटर हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर? अभी ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बहुत बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता, देखो ये यूनिट यूनिट तो कट गया, पहले ये पावर पावर को देख लो, ये 10⁸ और 10⁸ दोनों सेम है, तो ऊपर नीचे दोनों कट गया, हमारे पास बचा 3/2.25, तो 2.25 को मैं ऐसे फ्रैक्शन में बदल दे रही हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 100 ऊपर चला गया और नीचे में 225, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है, सॉरी। हाँ 2.25 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब बाय के नीचे में डिनोमिनेटर आ गया तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अभी जो कटेगा उसको काट देना है, 5 के टेबल से कटेगा, 5 20 जा, 5 45 जा, अगेन 5 के टेबल से 5 4 जा, 5 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, तो ये कितना आएगा? इसको अगर मैं 4/3 करूँगी तो कितना आ रहा है? 1.33 आएगा क्या? देखना पड़ेगा। हाँ ये आएगा 1.33, ठीक है 1.33। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसके साइड में ऐसे कोई मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ भी मत लिखना, ये एक नंबर आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकल गया 1.33, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि लाइट, आपको पता है लाइट तो वैक्यूम में स्पीड ट्रैवल करता है, तो वैक्यूम में वो इतना स्पीड ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि यहाँ वाटर से कंपेयर किया है, तो इसका बोलने का मतलब ये है, मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इट मीन्स लाइट ट्रैवल्स, इट मीन्स लाइट travels
1.33 टाइम्स, सोचो, फास्टर इन वैक्यूम देन इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि लाइट एक मीडियम में कितना स्पीड ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू द गिवन मीडियम। क्लियर? अभी सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तो दिया है, मतलब 2 वैल्यू दिया है, तो याद रखना बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डेंस है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, वो डेंसर मीडियम है, तो लाइट का स्पीड वहाँ कैसा होगा? स्लो होगा। अगर कोई ऐसा आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका वैल्यू कम है, ठीक है, छोटा वैल्यू है, वैल्यू कम है, छोटा है, दैट मीन्स वहाँ पर लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वैल्यू कम दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू छोटा दिया है, छोटा नंबर दिया है, दैट मीन्स वहाँ पर स्पीड का लाइट ज़्यादा होगा और वो रेयर मीडियम होगा। जैसे कि यहाँ पर एक तो क्वेश्चन आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक तो आपको दे रही हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 2 तो वैल्यू दिया, एक दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एक दिया 2.25। अब यहाँ पर मैं पूछूंगी, बताओ इसमें से कौन सा डेंसर मीडियम है? ऐसे आता है एग्जाम में, बताओ कौन सा डेंसर मीडियम है। तो आप लोगों को देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है तो वो मीडियम का डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब वो डेंसर होगा। और लाइट का स्पीड कैसा होगा इस मीडियम में? स्लो होगा। और इस कंडीशन में ये कम है तो ये रेयरर मीडियम होगा और लाइट का स्पीड यहाँ पर फास्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताई हूँ, अगर आप लोग नोट डाउन इसको कर लिए होगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना अगर टीचर आपके क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिए तो नहीं कर पाओगे। और मैं तो पक्का से, देखो ये ना ऐसे डायरेक्टली कहीं मेंशन रहता नहीं है बुक में, पर मैं तो बच्चों को पढ़ाते वक्त ना ये सब चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि ये आगे चलकर है 9-10 में है, और घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन देती हूँ। तो जो बच्चा ध्यान से सुनता है क्लास में वो आराम से कर लेता है, पर जो इधर उधर किसको देखता है, उसको देखता है, खिड़की के बाहर देखता है, वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाता और लाता है अंडा। समझ रहे हो? अभी अब आ गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट बच्चों, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों ये बहुत बहुत ही ईजी सा चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको हम लोग बहुत ईजिली समझ लेंगे। देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना रिफ्रैक्शन में एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जिसका अलग अलग डेंसिटी है उसमें ट्रैवल करता है तो बेंड हो जाता है। तो कैसे बेंड होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर वो पढ़ेंगे। ये है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस डायग्राम को आप लोग देखोगे तो ये मैं सरफेस ऑफ सेपरेशन बनाई हूँ, ये बीच वाला मेंशन नहीं करी हूँ मैं, ठीक है। ऊपर वाला मीडियम जो है, ये ऊपर वाला मीडियम ये रेयरर मीडियम है, मतलब ये हल्का मीडियम है, तो यहाँ पर एयर है सपोज, और ये नीचे वाला जो मीडियम है यहाँ पर पानी है, ठीक है। सपोज यहाँ पानी है, तो पानी और एयर में पानी डेंसर होता है, वाटर डेंसर होता है। तो हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अभी एक तो इंसिडेंट रे, आप लोगों को एरो दिखता होगा, इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है? रेयर मीडियम से आ रहा है, ठीक है। रेयरर मीडियम में, रेयर बार बार बोल दे रही हूँ, बट रेयर नहीं बोलते हैं, रेयरर बोलते हैं, ठीक है। मैं अगर बाई चांस रेयर बोल देती हूँ तो वो रेयरर है, ओके। तो ये इंसिडेंट रे है बच्चों। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली यहीं पर स्ट्राइक करता है, ये जो नॉर्मल है ना बीच में, वो नॉर्मल के इधर पॉइंट में यहाँ पर स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो अभी रेयरर मीडियम से इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रहा है, इसको जाना है इधर, इसको कहाँ जाना है? डेंसर मीडियम में जाना है। कहाँ जाना है बच्चों? डेंसर मीडियम में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में ना ये जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, ये पूरा खिचड़ी बना के एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें भर दिया होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी का मतलब होता है बहुत सारा अनाप शनाप का सेंटेंस लिखा रहता है बहुत सारे बुक में। हाँ, किसी किसी के पास बहुत अच्छे से बुक होंगे तो उसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखा हुआ है ना। अब जैसे कि ये इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ इसको ट्रैवल करना है, तो अभी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से ये यहाँ जाएगा, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सीधा निकल जाएगा, कर रहे हो ना। मतलब आप लोगों के हिसाब से ये जो रे है, जब ये रेयरर मीडियम से ये मीडियम में एंटर कर रहा है तो ये ऐसे ही निकल जाना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि ये इसका
ऐसे ही रास्ता होगा, ये इसको ऐसे ही निकल जाना चाहिए, लेकिन बच्चों ये ऐसे नहीं निकलेगा। कभी भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ट्रैवल करता है की तरफ ट्रैवल करता है, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये हम लोगों को लग रहा है कि इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये बैंड होके जाएगा। आप लोगों को पता है यार रिफ्रैक्शन हो रहा है, बैंड होके जाएगा, लेकिन किधर बैंड होके जाएगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होके जाएगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाएगा। सोचो, कहाँ इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा था, लग रहा था ऐसे जाएगा, लेकिन इंसिडेंट रे आके से बेंड होके देखो ऐसे चला गया, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया इधर में। ये कौन सा रे हो गया? रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो बच्चों बोलने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखी हूँ सॉरी, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट जाता है तो ये रिफ्रैक्शन करता है। मतलब इसमें रिफ्रैक्शन होता है, हो तो रहा है, अपना लाइट अपना बैंड होके जा रहा है, पर किधर बैंड होगा? जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तो इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, तो देखो जो ये ऐसे जा रहा था, अब ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बैंड होके जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर ये हमेशा ऐसे ही होगा, कभी भी रेयरर से डेंसर में गया ऐसे ही होगा, याद रखना। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप लोग खुद देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, तो इस केस में ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, इसलिए मैं उसकी तरफ ऐसे ग्रेटर देन का साइन दे दी हूँ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। क्लियर? अब इसका उल्टा, सपोज रे ऑफ लाइट वही सेम है, देखो बच्चों ये पहला मीडियम ये दूसरा मीडियम, ठीक है, मैं नॉर्मल बना दी हूँ, सरफेस ऑफ सेपरेशन बना दी हूँ, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा है उसका उल्टा है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि डेंसर में हम लोग यहाँ पर कुछ भी वाटर ले लिए हैं, और रेयरर में हम लोग यहाँ पर एयर ले लिए हैं, और इंसिडेंट लाइट में ऐसे दिखाई हो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है कि अभी इस केस में इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ, इधर से इधर आ रहा है, मतलब ये मीडियम को क्रॉस करके वो ये मीडियम में आएगा, तो डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? तो उसका उल्टा होगा। क्या होगा? देखो, अब हम लोग को क्या लग रहा है कि ये रे ऐसे आ रहा है, नॉर्मल में यहाँ पर स्ट्राइक किया, तो ये सीधा निकल जाएगा, लग रहा है ना कि ऐसे निकल जाएगा सीधा, पर बच्चों ये ऐसे नहीं जाएगा, सीधा नहीं निकलेगा। यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा, ये भी तो अपना रास्ता बदलेगा, पर कभी भी याद रखना, कभी भी अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है, तो ये लाइट ऐसे नहीं जाके, क्योंकि इसका ओरिजिनल रास्ता ये था, ठीक है, ओरिजिनल रास्ता ये था, मुड़ेगा तो इधर से इधर मुड़ेगा या फिर इधर से इधर बैंड होगा, पर यहाँ पर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही मैं बैंड करवा दी हूँ, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। मतलब इंसिडेंट रे हम लोग को लग रहा था ऐसे निकलेगा, लेकिन वो ऐसे निकल गया घूम के, तो मतलब इस कंडीशन में मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागना था, तो वो अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ के नॉर्मल से दूर तो इधर है, इधर भागेगा, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। बहुत जन ना रिफ्लैक्टेड लिख देते हैं, ये रिफ्रैक्टेड है। अब इसमें एंगल देखते हैं, ये हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतना बड़ा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का देखो आप लोग, ये एंगल देखो, तो बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, तो इस केस में ये बड़ा होता है। तो आपको ना ऐसे 1-1 मार्क का क्वेश्चन दे सकता है, आप लोग जो अंदर अंदर से पढ़ते हो ना टीचर्स लोग ना, वहीं से देखो, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मैं तो पूरा घुसा घुसा के क्वेश्चन देती, पूरा अंदर अंदर से क्वेश्चन भर देती सच बोल रही हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को पता है मैडम कितना इंसाइट देती है। ओके, तो यहाँ पर एंगल आई छोटा है, एंगल आर बड़ा है। क्लियर? अभी नेक्स्ट का पेपर कहाँ गया? नेक्स्ट है बच्चों, बस 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। नेक्स्ट जो है वो ये है, यस। अब तीसरा कंडीशन, ऐसे रूल्स जो होता है ना वो टोटल 3 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तीसरा रूल जो दिया है, बोल रहा है सपोज रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है सरफेस ऑफ सेपरेशन को एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ना वो सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, मतलब सरफेस ऑफ सेपरेशन से 90 डिग्री बना रहा है। सपोज बोलने का मतलब ये है बच्चों इस कंडीशन में कि रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मल के ऊपर आ रहा है, ऐसे रे ऑफ लाइट इसी के ऊपर आ रहा है नॉर्मल में ही, और ये सरफेस ऑफ सेपरेशन से कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है और ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है। सपोज नॉर्मल के ऊपर अगर रे ऑफ लाइट आता है और वो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इस कंडीशन में कैसे रिफ्रैक्शन होगा? तो कभी भी अगर ऐसे रे ऑफ लाइट आता है तो वैसे सीधा निकल जाता है, ऐसे यहीं पर निकल जाएगा, ये नॉर्मल में ही वो आगे निकल जाएगा।
ठीक है, वो नॉर्मल में ही बच्चों निकल जाएगा, यहीं पर यही रिफ्रैक्टेड रे हो गया। समझ में आया? अभी यहाँ पर एक तो क्वेश्चन है, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन मीडियम ए एंटर्स मीडियम बी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है। पहला मीडियम जो है वो है जिस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1, इसको म्यू पढ़ते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा मीडियम जहाँ पर वो घुस रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, मतलब इसका कम है इसका बड़ा है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई मीडियम का बड़ा होता है किसी के, अगर आप कंपेयर कर रहे हो दो को, अगर इसका बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर क्या होगा, है ना? इनमें से कौन सा डेंसर होगा कौन सा रेयर होगा मैं बताई हूँ ऑलरेडी, मैं थोड़े देर पहले बताई हूँ। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। विल द रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोल रहा है कि इस कंडीशन में रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। तो आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अरे बहुत सिंपल है बच्चों, मैं यहीं पर कहीं पर छोटा सा बना देती हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है इन मीडियम ए, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन मीडियम ए एंटर्स मीडियम बी, मतलब ए से बी में आ रहा है, तो सरफेस ऑफ सेपरेशन बना दो, नॉर्मल बना दो। ये ए है ये बी है, ठीक है, दो मीडियम हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, यहीं पर एक बार मेंशन कर लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट रे बना दो, ये ए से बी में आ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए से बी में आ रहा है, ठीक है। अब आपका काम है यहाँ पता कर लो रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका छोटा है इसका बड़ा है, इसका छोटा है मतलब ये रेयरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। सोचो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू देके पूछ दिया है, ऐसे ऐसे देते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो? अभी अब बोल रहा है कि यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो अभी जस्ट आप लोग रूल्स में पढ़े हो कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाता है, रेयरर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ। ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे जाएगा पर ऐसे गया नहीं, नॉर्मल की तरफ मुड़ के गया, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर द रे ऑफ लाइट विल ट्रैवल टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर अगर चाहोगे तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एज फर्स्ट मीडियम दैट इज मीडियम ए इज रेयरर मीडियम एंड मीडियम बी इज डेंसर मीडियम, और अपने हिसाब से अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है दे देना। अभी इन विच मीडियम विल द स्पीड ऑफ लाइट बी मोर, इन दोनों में से कौन से मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा रहेगा? तो बच्चों रेयरर एंड डेंसर में किस में स्पीड ज्यादा रहता है लाइट का? रेयरर में। सो द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर इन रेयरर मीडियम, दैट मीन्स इन मीडियम ए। समझ में आया? अभी हाँ, यहाँ पर वही चीज़ मैं लिखी हूँ, मैं आप लोगों को बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुकी हूँ बच्चों। जब ये आपके टॉपिक पे नहीं भी आया था ना, जब मैं पढ़ा रही थी, उससे पहले से मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ आप लोग कितना उसको नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। अब आप लोगों को सामने में, आप लोगों के सामने में एक फ़ोटो में शेयर की हूँ ग्लास स्लैब का, जिससे रिफ्रैक्शन करते हैं। स्कूल में ना इसको लेके एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, पूरा ये रिफ्रैक्शन करवाते हैं। एंड आपके बुक में भी तो दिया है, ये पूरा कांच का होता है बच्चों, पैरेलल साइडेड होता है। ये देखो, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। स्केल कहाँ है? अरे अब देखो, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाई नहीं हूँ, मैं आप सोचिए आप लोगों के सामने में आप लोगों को बना के समझा दूंगी सब। देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि इस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब सपोज यहाँ पर ऐसे एक तरफ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक कोना से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को यहाँ स्ट्राइक कर रही हूँ, तो ये एन एन डैश हो गया, ये नॉर्मल है, इसका नाम दे दिए एन एन डैश, और ये बच्चों इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये पूरा सीधा जाएगा क्योंकि इसका रास्ता ऐसा है, ये पूरा ऐसे जाना चाहिए, है ना? पर इसी को बना दूं क्या? ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसे ही जाएगा, पूरा ऐसे ही सीधा निकल जाएगा क्योंकि इसका रास्ता है, ओरिजिनल पाथ तो इसका ये है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या पूरा अच्छे से? हाँ, ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ, एक मिनट, अब दिख रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है ना ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, पर ऐसे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी बाहर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, बाहर में तो हवा है बच्चों, एयर है, ध्यान से, ये एयर है, और अंदर में ये कांच है, अंदर में ये ग्लास है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ग्लास। एयर और ग्लास को कंपेयर करोगे तो एयर होता है रेयरर मीडियम,
ग्लास होता है डेंसर मीडियम, ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ अगर लाइट ट्रैवल करता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड करवा लेते हैं। समझ में आया? मतलब हम लोगों को लग रहा था ये ऐसे निकलेगा, लेकिन नहीं, ये तो एयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे एरो दिखा दो, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अभी यहाँ से लाइट फिर तो निकलेगा बाहर, इसको फिर जाना है लाइट को बाहर, तो यहाँ पर है ग्लास और बाहर में है हवा। मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, लेकिन उससे पहले ना मैं नॉर्मल बना लेती हूँ, जैसे सीधा, जैसे सीधा नॉर्मल बना लेना। ठीक है, ये देखो नॉर्मल बन गया। चाहोगे तो नाम दे सकते हो, एम, एम डैश, जो भी आपको नाम देना है। अभी बच्चों ये रे ऑफ लाइट अभी यहाँ के लिए इंसिडेंट हो गया। अब रेयर डेंसर से, क्योंकि कांच डेंस होता है, कांच से हवा डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग को लगेगा कि ये लाइट जो है ये ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? क्योंकि आप लोग पढ़े हो डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर भागता है। तो बच्चों ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल से दूर भागेगा। और जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे बनाना। और ये चीज़ ध्यान पे रखना कि जब आप लोग ये लास्ट रे बनाओगे और ये जो ओरिजिनल जो ये लाइन जो खींची हो ना डॉट डॉट करके, इन दोनों यहाँ पैरेलल दिखने चाहिए। उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना और उसी हिसाब से ये डायग्राम को बनाना। अब मेरा ऐसा लग रहा है ना, ये लास्ट का जो रे निकला है और ये जो हम लोग ओरिजिनल इंसिडेंट रे का जो ऐसे ऐसे पाथ बनाए थे, ये लोग पैरेलल नहीं लग रहे हैं आपको, एक इक्वल डिस्टेंस है हर जगह? तो ये ऐसे बनता है बच्चों। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कुछ कुछ जो चीज़ें मेंशन करनी है कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो लास्ट का रे निकलता है ना, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब मैं देखती हूँ एक बार बुक में दिया है क्या, दिया है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो नाम एक बार लिख दें अपन। यहाँ पर इसको लिख देती हूँ मैं रिफ्रैक्टेड रे, छोटा छोटा करके तो एडजस्ट कर देना है। और उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे फिर बाहर ऐसे निकला था। तो बच्चों सबसे आखिरी में इंसिडेंट रे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रिज्म बोल रही हूँ, सॉरी, ये जो ग्लास स्लैब है, सबसे लास्ट में ग्लास स्लैब से जो रे निकलता है, इस रे का नाम देते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का, और ये जो लास्ट वाला रे है इमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये जो एंगल ई हम लोगों को मिला है इसका नाम होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ में आया? इसका नाम होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर? अभी अभी यहाँ पर आप लोगों को ये जो गैप दिख रहा है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ देखो, देखो ध्यान से देखना। इंसिडेंट रे ऐसे था, सोचो बच्चों ध्यान दो, ऐसा लग रहा था रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में घुसा है तो वो यहाँ से बाहर आएगा ना, ओरिजिनल रास्ता कि यहाँ से ये अंदर घुसेगा और यहाँ से बाहर आएगा। लेकिन कहाँ से बाहर आया लाइट? यहाँ से बाहर आया, ये गया, फिर इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर रहा था, आप लोग यहाँ देख रहे थे कि इमेज यहाँ फॉर्म होगा, लेकिन भाई हम लोग को कहीं और दिख रहा है। तो कितना डिस्प्लेस हो गया ना ये रास्ता, ये रे ऑफ लाइट कितना डिस्प्लेस हो गया अपने जगह से। तो ये जो गैप मिला है ना हम लोगों को, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग स्मॉल डी करके लिखते हैं। तो इसका नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो बच्चों एग्जाम में ना ये आ सकता है बनाने के लिए, तो आप लोगों को समझना है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ से ऐसे कर देना, नहीं। जैसे मैं आप लोगों को समझाई हूँ वैसे समझ के ना आप लोगों को आराम से, मतलब बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो, पर समझना है बच्चों। क्लियर? तो अब बताओ इसका एक मतलब क्या है। जैसे कि क्लास में जब एक्सपेरिमेंट करवाते हैं ना तो ऐसे पिन रखते हैं, पिन आता है ना, क्या बोलते हैं वो पिन को, मेरा याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं वो जो, अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर फोटो शेयर कर दे रही हूँ। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो वो पिन को यहाँ पर रखते हैं,
वो पिन यहाँ रखे हैं, हम लोग को लगेगा कि वो पिन हम लोग का, उसका इमेज हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, या फिर इमेज तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ये मिरर नहीं है, मतलब आप लोग जब उसको देखोगे ना तो वो आप लोगों को कहीं और दिखेगा, यहाँ रखे हो लेकिन आप लोगों को वो कहीं और दिखेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ से देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा लेकिन वो आप लोगों को यहाँ से दिखेगा। ठीक है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करोगे ना तब समझोगे, अभी तो बोलोगे मैडम क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। टीचर को बोलना एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, ठीक है। वैसे ही बच्चों हम लोग फिर से एक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से, अब बुक में आपको प्रिज्म ट्राइंगल जैसा दिखता होगा, तो ट्राइंगल जैसा तो होता नहीं है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म होता क्या है, ये कांच का बना हुआ रहता है बेसिकली, क्वार्ट्स का भी होता है बट अभी तो वो सब में जाना नहीं है, तो आप लोग कांच का ही पढ़ो। ये कांच का एक तो ब्लॉक है विच हैज़ अ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, दिख रहा है ना ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, देखोगे तो वो ट्राइंगल ट्राइंगल टाइप दिखेगा लेकिन ना एक ट्राइंगल नहीं होता है वो, ठीक है। उसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, रेक्टेंगल आपको पता है ना ऐसे, तो 3 वैसे फेस होते हैं, ग्लास स्लैब जैसे हम लोग पढ़े थे ना अभी, रेक्टेंगुलर शेप का था, तो प्रिज्म में 3 वैसे रेक्टेंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, या रेक्टेंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, फेसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो जो रेक्टेंगुलर फेसेस का बात कर रही हो ना, वही रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, और रे ऑफ लाइट वहीं पर घुस के वहीं से हम लोगों को जो भी रिफ्रैक्शन देखना है वो हम लोग को दिखेगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग ये वाला भी पढ़ लेते हैं, मैं इसको आपको दूसरा पेज में समझाती हूँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। देखो अभी ये हम लोग कैसे बनाए हैं, ये जो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ रहे हैं ना, ये कैसे बनाए हैं। अब जैसे कि सबसे पहले मैं एक ठो प्रिज्म बना देती हूँ, बट प्रिज्म 3D स्ट्रक्चर है तो ऐसे प्रिज्म नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल बना के काम खत्म, थोड़ा चौड़ा प्रिज्म बनाना, ट्रायंगल बना देना सब काम चल जाएगा। ओके, अभी ये बन गया। अभी एक रे ऑफ लाइट को हम एंटर कर देते हैं, तो ये वाला इधर का साइड जो होता है ना, इधर का साइड, वो वो ना रेक्टेंगुलर साइड होता है, वही रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, तो हम लोग को रे ऑफ लाइट वहीं पर एंटर करवाना है। सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे एंटर कर रहा है, क्या है ये, इंसिडेंट रे, ध्यान से देखना। नॉर्मल बना दो, और नॉर्मल बनाओगे ना, देखो यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा और वैसे यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल बनेगा, तो ऐसे बनाना कि दोनों इस टाइप से क्रॉस टाइप बन जाए, ठीक है, मतलब पूरा क्रॉस भी नहीं लेकिन वो लोग वैसे बनेंगे, इसलिए नॉर्मल ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। क्या है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ये नॉर्मल बन गया। अभी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पर एंटर किया, अब बच्चों बाहर में है हवा, अंदर में है कांच, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक है, लाइट रेयर से डेंसर मीडियम, ओरिजिनल रास्ता तो ये है लाइट का, है ना, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल रास्ता क्या है, ये है। हम लोग को लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट जो है ये ऐसे सीधा निकल जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो नॉर्मल तो ये हम लोग बनाए, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होते जाएगा ऐसे, और यहाँ पर अंदर में जो बेंड हो रहा है ना वैसे सीधा टाइप बनता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। रे ऑफ लाइट जब एंटर करता है प्रिज्म के अंदर में, तो बाहर में हवा है, अंदर में ग्लास है, तो ये रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो वो ऐसे जो जा रहा था वो ऐसे नहीं जाके ये नॉर्मल की तरफ, देखो हल्का सा तो बेंड हुआ है ना, पूरा बेंड नहीं हुआ लेकिन हल्का तो बेंड हुआ है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कांच से फिर हवा में जाएगा, एयर में जाएगा, ग्लास से एयर में जाएगा, तो यहाँ पर डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है तो फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ भी नॉर्मल बना दो। मैं आपको बताई थी नॉर्मल कैसे बनाना है, देखो ऐसे नॉर्मल बनाना कि ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को ऐसे, मतलब इस टाइप से वो लोग मिले। आपके बुक में तो उन लोगों को क्रॉस कर दिया होगा, ठीक है, मेरा तो बहुत जगह नीचे नीचे पहुंच गया है। ओके, अब ये था रिफ्रैक्टेड रे। अभी ये रे एयर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो हम लोगों को लगेगा कि तो सीधा निकल जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसे आया है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर होके जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे, क्योंकि नॉर्मल ये था, ये अपना रास्ता छोड़ के नॉर्मल से अवे करके जाएगा। क्यों अवे करके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, अंदर में कांच है बाहर में हवा है। समझ में आया, तो ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। लास्ट में जो रे निकलता है वहां पर इमर्जेंट रे बोले थे, ये भी इमर्जेंट रे है,
समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोग एंगल का नाम देते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे दो जगह टच हुआ है, एक बार यहाँ पर भी टच हुआ है नॉर्मल के साथ, और एक बार ये नॉर्मल के साथ भी टच हुआ है, तो इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं। क्लियर? अब लास्ट में ये रे निकला इमर्जेंट रे, तो नॉर्मल के साथ ये रे जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। अभी अब एक चीज ध्यान दो, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था, हम लोग को लग रहा था वो यहां से निकलेगा, लेकिन बच्चों वो रे यहां से निकला है, यहां से इतना डेविएट हो गया, मतलब यहां जा रहा था, ऐसे नहीं जाके वो ऐसे जाके निकला है, तो कितना डेविएट हो गया, अपना रास्ता कितना चेंज किया है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो इंसिडेंट रे जो आप बनाए हो उसको आगे आगे घिस देना, ओरिजिनल उसका रास्ता, और लास्ट का जो ये रे निकला इमर्जेंट रे, इसको ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको बैकवर्ड इसको घिस दो। इमर्जेंट रे जो निकला है ना लास्ट वाला रे, इसको आप लोग घिस दो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में, डॉट 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 लाइन करके इसे रिप्रेजेंट कर दो। अभी ये जो एंगल बना रहा है इमर्जेंट रे जिसको हम पीछे खींचे हैं, और ओरिजिनल में जो इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पार्ट था हम लोग उसको आगे आगे खींचे, तो ये जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब होता है कि इतना एंगल बना के, इतना एंगल वो रे ऑफ लाइट डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब डेविएट हो गया। इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था, हम लोग को लग रहा था कि वो ऐसे निकलेगा, लेकिन ऐसे नहीं निकला, वो ऐसे करके निकला, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा दैट मीन्स वो 30 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, उतना डिग्री वो घूम गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पर ये ना, ये जो एंगल होता है प्रिज्म का, ये इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं हम लोग, इसको ए बोलते हैं, इसको ए करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है? अब यहाँ पर जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे कि ये एंगल आई प्लस ये एंगल ई इज ऑलवेज इक्वल टू ये एंगल ए, मतलब ये एंगल ए मतलब प्रिज्म का ऊपर का जो एंगल होता है 60 डिग्री या जो भी डिग्री का रहेगा ए, प्लस ये एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा, मतलब इनका वैल्यू ऐसे सेम रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस, उसको प्लस करोगे जो वैल्यू आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन को प्लस करने से सेम वैल्यू आएगा। क्लियर? पक्का क्लियर? तो अभी अभी ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है बच्चों, अभी बचा है सिर्फ दो टॉपिक, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म और व्हाई डज डिस्पर्सन ऑकर। इसको सोचती हूँ दूसरे पार्ट में कर दूं, छोटा सा रहेगा। ठीक है? तो हम लोग इसको यहीं तक पढ़ते हैं, हम लोग आज यहाँ तक पढ़े हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास स्लैब से एंड प्रिज्म से। तो बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो हर चीज इजी रहेगा, और जहां कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट होगा। अब पहले आप लोगों को लगता होगा देख के कि क्या डायग्राम है, कैसे बनेगा, और अब देखो समझने के बाद लग रहा है ना बहुत सिंपल है, हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है बच्चों। ठीक है? सो बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ साथ अगर आपके सीबीएसई के भी कुछ फ्रेंड्स हैं आप लोग उनको भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चों टॉपिक सेम होता है, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम लोग को पता है यही सब चीज, सेम चीज वो बच्चे भी पढ़ते हैं, बट क्या है ना आईसीएसई में हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं, और सीबीएसई में ना उतना डिटेल नहीं होता। मैं ऐसे कुछ वो नहीं बोल रही हूँ कि सीबीएसई बच्चे अगर कोई देख रहा है तो उनको खराब लगे, मैं वो चीज नहीं बोल रही हूँ बच्चों, हम पढ़ाए हैं तो हमको पता है ना कि सीबीएसई का मैं बुक देखी हूँ उसमें ना उतना अभी डिटेल्ड वे में नहीं रहता है, लेकिन आईसीएसई का ना बहुत डिटेल वे में रहता है। डेफिनेटली बच्चों दोनों का बोर्ड अलग है, तो बोर्ड अलग है तो भाई चीजें भी तो अलग तरीके से देगी ना, चीजें सेम है लेकिन कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। अगर आप लोगों को अपना हायर क्लासेस के लिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ, आईसीएसई बच्चों का क्या होता है ना स्टार्टिंग से ही चीजें एकदम क्लियर रहती है, लेकिन सीबीएसई वालों का क्या होता है ना थोड़ा सा कम, वो लोग उतना डिटेल वे में नहीं पढ़ते हैं तो उनको बाद में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आईसीएसई वाले पहले मेहनत कर लेते हैं, बोलने का मतलब ये दोनों बोर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बता रही हूँ। ठीक है? अगर बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। आप लोग नहीं करते हो, मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो मैं इसका स्टडी करी हूँ 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करे हैं, अभी तक करे ही नहीं है। तो बच्चों अगर आप भी उनमें से हो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो बच्चों पहले आप लोग सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आगे मैं और जितना भी चैप्टर्स का वीडियो डालूंगी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया,
और मैथ्स मास्टरी तो आपको पता है, अगर आप लिए हो वो कोर्स परचेज करे तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, वो तो आप लोग अपने आप पता चल जाता है, फेसबुक में अपने आप अपलोड हो जाता है कि नहीं। तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।